हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट में अध्याय 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर इस अध्याय पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ, सबसे पहली बात तो पदार्थ जो है क्या है। ठीक है, मैटर आखिर क्या है? तो वे पदार्थ या फिर वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं ना। हमेशा जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो आपका क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि पदार्थ क्या है। तो हम उसे किस तरह से किस चीज को पदार्थ कह सकते हैं, इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, एक प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एक प्रयोग करते हैं तब, जैसे कि यहाँ पे हम एक टब लेते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप के दौरान हम एक टब लेते हैं, उस टब को 3/4 हिस्सा पानी से भर लेते हैं। ठीक है, उसमें एक बीकर या फिर ग्लास को उलट करके रख देते हैं। एक बीकर या फिर ग्लास को इस तरह से ऐसे उलट करके रख देते हैं। उलट करके रखने के पश्चात हम देखते हैं कि इस बीकर में बिल्कुल भी पानी जो है अंदर नहीं जाता। इस टब का जो पानी है वो बीकर के अंदर नहीं जाता है। अब इसके जस्ट बाद हम एक लेजर टार्च लेकर उसके प्रकाश को इस बीकर में प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो जब हम लेजर टार्च के प्रकाश को इस बीकर में प्रकाशित करते हैं तो इसका प्रकाश जो है एक स्थान से होकर दूसरे स्थान तक क्या हो जाता है? इस बीकर में आर पार हो जाता है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है क्या हो जाता है चला जाता है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बीकर के अंदर पानी क्यों नहीं गया तथा प्रकाश क्यों जा सका। बीकर में ऐसा क्या था जिसने पानी के अंदर, जो कि पानी के अंदर नहीं था, है ना। तो बीकर के अंदर क्या था? बीकर में हवा के भरा या फिर भरे होने के कारण, बीकर में जो है हवा भरा या फिर भरे होने के कारण पानी हवा के स्थान को नहीं ले पाता है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो स्थान नहीं घेरता है। इसलिए प्रकाश गिलास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाता है चला जाता है। तली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि हवा, पानी, कुर्सी, टेबल इत्यादि स्थान घेरते हैं। इसी कारण बीकर में उपस्थित हवा के द्वारा स्थान घेरने के कारण ही बीकर में पानी बीकर में नहीं गया, है ना। तो इसकी देखिए, इस बीकर में पूरा का पूरा क्या भर जाता है? आपका हवा भर जाता है। चूंकि हवा जो है क्या है? पदार्थ है, ये पूरा स्थान घेर लेता है, जिसकी वजह से इस पानी के लिए कोई भी स्पेस नहीं रह पाता है, कोई भी जगह नहीं रह पाता है। लेकिन जो एक प्रकाश है वो क्या है? पदार्थ नहीं है ना। ये स्थान नहीं घेरता, इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, कोई भार नहीं होता है। इसलिए जो है गिलास के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाता है? प्रकाश चला जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हवा जो है आपका पदार्थ है, पानी भी है, कुर्सी, टेबल ये सब पदार्थ है, लेकिन प्रकाश, मुस्कान, जिसकी ढोलक की आवाज है, ये सब क्या है? आपका पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, स्थान नहीं घेरते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम इसे एक और क्रियाकलाप के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं ना, एक खाली बोतल और एक भरा बोतल है। अगर हम अपने अनुभव करते हैं तो एक खाली बोतल और एक भरे बोतल, इन दोनों में खाली बोतल की अपेक्षा भरे बोतल का जो द्रव्यमान है वो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अपना खुद का भार है, इसमें पानी भरा हुआ है ना। ठीक है, और भाई सिंपल सी बात है जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें ही हम पदार्थ कहते हैं। जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है उसमें भार होगा, है ना। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोहे की, जबकि आप जानते ही होंगे कि प्रकाश, ढोलक की आवाज, मुस्कान आदि में द्रव्यमान नहीं होता है और ना ही वे स्थान घेरते हैं, है ना। इस कारण प्रकाश बीकर के अंदर जा सका। जैसे कि यही जो वाला टॉपिक देखते हैं, तो प्रकाश जो बीकर के अंदर जा सका। जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। चूंकि ढोलक की आवाज है, मुस्कान है, प्रकाश में यह गुण नहीं पाया जाता, इसलिए ये जो है सब क्या है? पदार्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान ही होता है, स्थान नहीं घेरते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। जैसा कि हम अपने आसपास बहुत सारे पदार्थों को देखते हैं, है ना, उन पदार्थों में कई परिवर्तन धीरे धीरे होते जाते हैं। जैसे कि उनके रंगों में परिवर्तन, गंधों में परिवर्तन और उनके अवस्थाओं में परिवर्तन। अवस्थाएं जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है प्राय, है ना। आप सब जानते हैं इसे, ठोस, द्रव, गैस। इन अवस्था को हम हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन में भी, इन अवस्थाओं के अंतर्गत, ठोस, द्रव, गैस, इन 3 अवस्थाओं के अंतर्गत हम अपने आसपास होने वाले अवस्थाओं को भी देख सकते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, है ना,
जैसे कि हम यहाँ पे देखिए एक समीकरण बनाए हैं, है ना, मोमबत्ती ऑक्सीजन और इस तरह से हुआ है। तो जिस पर मोमबत्ती का जलना, है ना, जैसे कि हम किसी मोमबत्ती को मान लो के बाद जलाते हैं, तो जलने के पश्चात मोमबत्ती पूरी तरह से जलते जलते क्या हो जाती है, जलने के पश्चात पूरी तरह से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो खत्म होती है, नष्ट नहीं होती है, उनका जो पदार्थ है वहां पर रह जाता है, तो पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार मोमबत्ती जलने के पश्चात पूरी तरह नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता मतलब जल जाता है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती जो कि दो पदार्थ से मिलकर बना होता है, मोम और बत्ती, है, जलने के वक्त मोम के जलने के साथ साथ एक और भी कोई चीज है जो कि क्या होता है, उसके साथ सहायक होता है। ये मोमबत्ती जो कि दो पदार्थ मोम और बत्ती इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये पूरी तरह से जल जाता है, नष्ट तो नहीं होता है। इनका कुछ पदार्थ जो है जलने के बाद, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज जलाते हैं तो उसका वेस्ट मटेरियल जलने के पश्चात वहीं पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो वो जला, इसके साथ साथ इसके जलने के साथ मोमबत्ती मतलब मोम और बत्ती ये दो चीज से मिलकर बना, इसके जलने के साथ साथ इनमें सहायक कौन था, ऑक्सीजन जो है इसके जलने में सहायक था। ठीक है, तो ये जो होते हैं मोम वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो दोनों जल करके किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, मोम, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में क्या हो जाते हैं, आपका परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, तो जब उसमें उत्पादों के द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो अभिकारकों के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अब जैसे कि हम इन दोनों के बीच वेट कराते हैं ना, तो अभिकारक, सबसे पहली बात जो दाईं ओर होता है, हमेशा याद रखेंगे, जो दाईं ओर होता है वो आपका क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, और जो बाईं ओर होता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। और ये जो निशान है अभिक्रिया जिस ओर हो रहा है उसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम जब द्रव्यमान कराते हैं दोनों के बीच, तो अभिकारक का द्रव्यमान भी 5 ग्राम आता है और उत्पाद का द्रव्यमान भी 5 ग्राम होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले भी द्रव्यमान समान होता है और रासायनिक अभिक्रिया होने के जस्ट बाद अभिकारक के जस्ट उत्पाद का भी द्रव्यमान कितना होता है, समान होता है। मतलब अभिक्रिया के पश्चात भी द्रव्यमान जो है समान होता है, मतलब अभिकारक और उत्पाद इन दोनों का द्रव्यमान जो है कैसा होता है, समान होता है। याद रखेंगे अभिकारक क्या है ना, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है, आपका अभिकारक। लेकिन अभिक्रिया जो है कंप्लीट होने के बाद जो पदार्थ बनते हैं, जो वो नए मैटर तैयार होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, आपका उत्पाद कहलाता है। ठीक है, मतलब भाई अभिकारक जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इससे मतलब इन दोनों बातों से अभिकारक जो उत्पाद में नष्ट क्या होते हैं उसको कन्वर्ट हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तित होते हैं लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। मैंने बताया यहाँ पे देखिए इस तरह से जला लेकिन ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है, इसमें जलने में सहायक ऑक्सीजन हुआ है और जल करके पूरे क्या बना लिए, इन सबको बना लिए, मोम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प। इससे ये स्पष्ट होता है कि अभिकारक जो है जलने के पश्चात भी मतलब अभिक्रिया के पश्चात भी ही और उत्पाद ये दोनों जो है कभी भी क्या नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते। अभिकारक और उत्पाद मतलब जो अभिकारक है वो केवल उत्पाद में परिवर्तित होता है लेकिन कभी भी ये नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें हम एक क्रियाकलाप के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे एक सीसी लिए हैं, ठीक है, और एक सीसी लिए हैं पहले, उसमें 12 ml हमने क्या डाला है, जल डाला है। ठीक है, तो 10 ml जो है जल डाला है हमने, जल नहीं जी सॉरी, गर्म दूध 10 ml जो है क्या डाला है, गर्म दूध डाला है। और एक सीरीज लिए है ना, ये इंजेक्शन सीरीज, उसमें हमने क्या डाल दिया है, नींबू का रस डाला है, कितना ml, आपका 2 ml डाल दिए हैं। ठीक है, ये जो है क्रिया के पहले का था, हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया। अब सेट करने के जस्ट पश्चात, ये देखिए क्रिया के पहले, सेट करने के पहले हमने सिर्फ सेट करके छोड़ दिया था। अब सेट करने के पश्चात क्रिया के बाद तो हम जो है सीरीज को दबाते हैं, थोड़ा सा इंजेक्शन को जो है दबाते हैं, तो इस सीरीज से जो नींबू का रस है वो कहाँ आता है, नीचे इस सीसी में आ जाता है, जिसमें गर्म दूध जो है क्या है 10 ml भरा हुआ है। तो जब इसमें जो ये नींबू का जो पदार्थ है, नींबू का जो रस है 2 ml वो इसमें आता है, तब हम देखते हैं कि इसमें एक प्रकार से कोई भी क्रिया तो नहीं होती है लेकिन हम यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं, द्रव्यमान को नोट कर रहे हैं। तो जब हम पहले 10 ml और 2 ml इन दोनों के बीच क्रिया कराए थे तो इसका 10 था, इसका 2 था, सिंपल सी बात है, इसमें 12 ml है ना। अब क्रिया करने के पश्चात भी है ना, इसी क्रिया को दोहरा रहे हैं, क्रिया करने के ये एक प्रकार से अभिकारक था,
है ना। अब अभिकारक था तो हमने क्रिया कर लिया, क्रिया किए, देखिए ये जो है यहाँ पे अभिकारक के रूप में हमने सेट किया था। अब क्रिया हुआ तो क्या हुआ कि पूरे पदार्थ किस में आ गए, इस शीशी के अंदर आ गए। अब पूरी क्रिया होने के पश्चात हमने फिर से इसको वेट कराया तो इसका द्रव्यमान कितना आया, 12 ml ही आपका आया। मतलब 10 ग्राम जो है दूध आया और 2 ग्राम आपका क्या आया, नींबू का रस। इससे स्पष्ट होता है कि अभिकारक जो है उत्पाद में बदलता है लेकिन कभी भी वो नष्ट नहीं होता है, चाहे वो कोई भी स्टेज क्यों ना हो। ठीक है, अभिक्रिया जो है कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उनका कभी भी नष्ट नहीं होता है, अंत नहीं होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में मतलब अभिकारक से उत्पाद में क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जैसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान, जैसे कि हम ये यहाँ पे इस क्रियाकलाप के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। हमने यहाँ पे उत्पन्न किया क्या, द्रव्यमान को उत्पन्न किया, इनमें भार को उत्पन्न किया नहीं। पहले जो 2 ml लिए थे उनका 2 ml निकला ही पहले से, और जिसका 10 ml लिए थे उसका 10 ml निकला। हमने द्रव्यमान को कहीं से उत्पन्न नहीं किया है या फिर कहीं से उत्पन्न किए जी, नहीं किए भाई, पहले से जितना था उतना ही यहाँ पे भी है। क्रिया के पहले भी उतना था और क्रिया के बाद भी दोनों का भार जो है सेम है ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब जिसमें कभी भी जो है बोलना चाहिए एक प्रकार से अभिक्रिया को क्या नहीं किया जा सकता है, द्रव्यमान में मतलब द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और जो नष्ट नहीं होता है, इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते हैं। मतलब पदार्थ कभी भी विनाश नहीं होता है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है ना। और जैसे कि ये भी बोलते हैं कि अभिकारक उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो सकता है लेकिन कभी भी नष्ट नहीं होते। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, कोई भी अभिकारक जो है अभी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उत्पाद के रूप में बदल सकता है लेकिन वो कभी भी अंत की ओर नहीं जा सकता है ना। जितना द्रव्यमान वाला अभिकारक आपस में क्रिया करता है उतनी ही द्रव्यमान वाले उत्पाद भी बनना बहुत ही जरूरी है। जितना द्रव्यमान का अभिकारक आपका क्रिया करेगा उत्पाद के रूप में भी आपको उतना ही द्रव्यमान का उत्पाद जो है आपको क्या होगा, मिलेगा। इसका कोई भी पॉइंट कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, और इस नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था, लवाजिये नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हमारे चारों ओर। ठीक है, हमारे चारों ओर क्या होता है इसे, कि किस तरह से लवाजिये नामक वैज्ञानिक ने हमारे चारों ओर को मतलब चारों ओर में किस तरह से क्रिया होती है उसको देखे थे। ठीक है, तो ये देखिए लवाजिये नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्या आप कभी रेत में चुंबक घुमाकर देखा है? ऐसा करने पर लोहे के कण रेत से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हम चुंबक, जस्ट फॉर इमेजिन, जैसे कि हम रेत में चुंबक घुमाकर देखते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि लोहे के कण जो है रेत से अलग हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें उस रेत में लोहा मिला हुआ है और चुंबक पर से घुमाते हैं जी, सिंपल सी बात है, इमेजिन है। तो सिंपल सी बात है, वो चुंबक में पूरा लोहा जो है चिपक जाएगा और जो रेत है वो क्या रह जाएगा, उसमें बच जाएगा। ठीक है, अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये दोनों पदार्थ है वो अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह बर्तन में रखा हुआ पानी जब उड़ जाता है तो सफेद रंग के कण बर्तन में दिखाई देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाई जाने वाली अधिकतर वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि समुद्री जल में ही देखा जाए, है ना, जब उसमें छन्ना करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि पूरा भाप निकालते हैं, है ना। अगर मान लो की बात इस तरह से ऐसे छन्ना करके, ये मान लो की बात वो वाला है मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया कि एक पात्र में हमने पानी लिया, स्पिरिट लैम्प जलाया और गर्म किया, है ना, तो क्या होता है कि पूरा पानी जो है वाष्प बन करके उड़ जाता है और छोटे छोटे कण जो है इस तरह से उसकी तह में बैठ जाते हैं। ये जो छोटे छोटे कण है वो क्या है, मिट्टी के कण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पदार्थ जो है कोई भी एक वस्तु से मिलकर नहीं बना होता है बल्कि एक या फिर एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से जैसे कि हम समुद्री जल का वाष्पन करवाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वाष्पन करवाएंगे तो क्या होगा, पूरा पानी जो है, आप सभी जानते हैं कि समुद्र का जल जो है कैसा होता है, आपका खारा होता है ना। अब उस खारे जल को जब हम वाष्पन की क्रिया करवाते हैं तो सिंपल सी बात है, पूरा जो पानी है H2 है वो जो क्या होगा, वाष्प के रूप में बाहर चला जाएगा। लेकिन जो नमक के कण है वो की सतह पर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे जो नमक के कण है वो क्या हो जाएंगे, सतह पर बैठ जाएंगे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पदार्थ जो है, कोई भी मैटर जो है वो एक वस्तुओं से मिलकर नहीं बना होता है बल्कि एक या फिर एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आसवन विधि द्वारा करते हैं ना, इसी को बोलते हैं तो क्या जी, आसवन विधि द्वारा, मतलब वाष्पित करके, है ना। और इसको देखिए, हम एक प्रकार से बोलना चाहिए, इसे भौतिक विधियों द्वारा ही क्या किया जा सकता है, पृथक, मतलब दो पदार्थों को भौतिक विधियों के द्वारा ही क्या किया जा
किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मिश्रण के टाइप, है ना, टाइप ऑफ मिक्सचर। तो देखिए हम इसे क्रियाकलाप के थ्रू समझेंगे। हम यहाँ पे हम यहाँ पे 4 बीकर लिए हैं। ठीक है, ये पहला बीकर है आपका, दूसरा बीकर है, तीसरा चौथा है। हमने चारों में 100 ml क्या डाला है, जल डाला है। जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा, यहाँ पे हमने चारों में क्या डाला है, 100 ml जल डाला है। 100 ml जल डाला है, उसमें ये सबसे पहले बीकर में हमने 1 चम्मच नमक डाला है। क्या डाला है, 1 चम्मच नमक। दूसरे में 1 चम्मच शक्कर डाला है। तीसरे में 1 चम्मच जो है चौक का पाउडर डाला है। और तीसरे में 1 चम्मच खाने का तेल डाला है ना, जो घर में यूज करते हैं वो वाला। ठीक है, अब इस तरह से हम जो है इन सब के बीच क्रिया कराते हैं, है ना। तो क्या होता है कि पानी और नमक इन दोनों का विलयन जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, एक दूसरे में वितरित हो जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। अब दूसरे बात हम फिर पानी और शक्कर इन दोनों के बीच एक ग्लास रॉड आता है ना जी, कांच का जो छड़ जैसा, उससे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं दोनों को। तो इनमें भी ये दोनों जो है पूरी तरह से वितरित हो जाता है ना, पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है, वितरित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि देखिए ये पूरी तरह से वितरित हो गया है ना। जब दो बोलना चाहिए, तो इस प्रकार से जब दो चीज जो है आपस में इस तरह से घुल जाते हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी कण नहीं रह पाता है, कोई भी पदार्थ नहीं बचता है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, है ना। समांगी मिश्रण जो है कह सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, आपका समांगी मिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण। इस तरह से समांगी मिश्रण कह सकते हैं। अब समांगी मिश्रण है क्या, है ना, तो ऐसे मिश्रण जिसमें अवयव पूरी तरह घुल जाते हैं या फिर वितरित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें अवयव जो है, मिश्रण 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, वो आपका मिश्रण है ना। सिंपल सी बात है, 2 चीजों को मिलकर मिश्रण बन गया है ना। तो जब 2 पदार्थ पूरी तरीके से घुल जाते हैं या फिर एक दूसरे में वितरित हो जाते हैं, ऐसे वितरित हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को अलग अलग नहीं कर सकते। अब देखिए नमक और पानी का घोल है, क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पानी और शक्कर का घोल है, हम इसको छानकर अलग अलग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। समांगी मिश्रण है, मतलब इस तरह से घुल और वितरित हो जाते हैं कि हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अगर समांगी मिश्रण का उदाहरण देखें तो जैसे कि पानी और नमक का घोल, पानी और शक्कर का घोल। अब जैसे कि हम तीसरे और चौथे बीकर पे देखते हैं, क नंबर के और घ नंबर के बीकर पे हमने इसमें भी 100 ml ही क्या लिया है, पानी लिया है। इसमें एक में चौक का पाउडर डाला है और दूसरे में क्या डाले हैं, ये देखिए एक में जो है खाने का तेल डाला है। तो इसमें क्या होता है कि जो चाक का पाउडर है इसके जो कण है पूरी तरीके से वितरित नहीं होते। इसके जो कण है वो हमें स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देते हैं अलग अलग जगहों पे। देखिए जैसे कि इस तरह से कण जो है क्या होते हैं, हमको दिखाई देते हैं। और ये जो तेल है ये ऊपरी सतह पे रह जाता है, ये भी जो पूरी तरह से मिला हुआ नहीं होता है। इस प्रकार से ये जो बोलना चाहिए, एक प्रकार से कि इस प्रकार से जब कोई पदार्थ अलग अलग दिखाई अर्थात समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, अर्थात मतलब देखिए जो सब पदार्थ है, ये एक बीकर है ना, तो आर पार दिखाई देगा, सिंपल सी बात है। तो हम बीकर में जो पदार्थ है उसको देखते हैं तो हम स्पष्ट रूप से बाहर से दिखाई देता है। जो चौक के छोटे छोटे कण है वो हम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, मतलब घुले हुए वितरित नहीं होते हैं। मतलब जब कोई 2 समान मिश्रण जो है समान रूप से घुले हुए नहीं होते हैं, वितरित नहीं होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इस मिश्रण को हम क्या कह सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण के जैसे कि उदाहरण देखें तो जैसे कि पानी, चौक के पाउडर का मिश्रण है ना, पानी और तेल का मिश्रण, इस तरह से। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 3 में, है ना। क्रियाकलाप नंबर 3 जो है एक यहाँ पे हम जो है कोलाइड, विलयन और निलंबन इसको देखेंगे। ठीक है, एक क्रियाकलाप नंबर 3 में देखते हैं। हम यहाँ पे फिर से एक 3 बीकर लेते हैं। ठीक है, 3 बीकर में क्या ये समांगी और विषमांगी के अंतर्गत ही है ना, याद रखेंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के ही थ्रू चलेगा। तो पहले बीकर में देखिए हमने 10 ml जो है क्या लिया, आपका वाटर लिया है ना, यहाँ पे भरा हुआ है। दूसरे बीकर में भी हमने 10 ml वाटर लिया, तीसरे में भी 10 ml ही पानी लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं कि इस 10 ml पानी में 1 चम्मच क्या डाल देते हैं, हम नमक डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिखी हूँ देखिए +1 चम्मच नमक। ठीक है, तो 1 चम्मच जो है नमक डाल देते हैं। दूसरे में क्या डाल देते हैं, दूध या फिर शाही डाल देते हैं। और तीसरे में चौक का पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, तो चौक का पाउडर डालने के जस्ट बाद हम जो है इसको अच्छी तरह से इस
ग्लास रॉड से क्या करते हैं, इसको छड़ से अच्छी तरह से हिलाते हैं और कुछ मिनटों के लिए रख देते हैं, 1-2 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए, ठीक है। अवलोकन, क्योंकि हमको अच्छा अवलोकन चाहिए ना, इसलिए हम 15 मिनट के लिए उसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं। 10-15 मिनट के लिए उसको इस तरह से हिला करके ग्लास रॉड से सभी को मिला दिए। उसके बाद में इसमें नमक, इसमें जो है 2 या फिर 1 या 2 बूंद दूध या फिर स्याही को मिला करके और इसमें जो है चावल का पाउडर मिला करके हिला करके जो है इसको सेफ रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। अब 15-20 मिनट बाद जब हम देखते हैं तो सबसे पहला बीकर, हमारा का नंबर का बीकर, सबसे पहला बीकर, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश, तो इसमें जो है क्या होता है कि मिश्रण में अवयव के कण जो है दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो इस पहले बीकर में क्या होता है कि इसमें अब भाई ये बीकर है तो आर पार तो दिखाई देगा ही, है ना। तो इसमें नमक जो है पूरी तरीके से क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसमें जो मिश्रण के कण है, इनमें जो पदार्थ है उसके जो कण है वो आम को दिखाई नहीं देता है। और जब हम इसको लेजर टार्च, मतलब प्रकाश के पथ दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, आप कहीं देखिए लेजर टार्च से जब इसको प्रकाशित करते हैं तो प्रकाश के मतलब जो प्रकाश का मार्ग है वो इसमें क्या नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। अवयवी कण तली पे नहीं बैठते हैं और इनमें जो अवयवी कण है ना, जो अवयव डाला है उस जो कण है वो तली पर नहीं बैठते हैं। और जैसे कि अगर हम उन्हें छान कर अलग करने की कोशिश करते हैं, छानते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो पदार्थ है, जो नमक है, वो अलग छनकर, मतलब अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पूरी तरीके से एक दूसरे में क्या हो गए हैं, वितरित हो गए हैं, घुल गए हैं। इसलिए हम इस पदार्थ को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जब दो चीज जो है आपस में इस तरह से घुल मिल जाते हैं, इस तरह से वितरित हो जाते हैं कि उन दोनों पदार्थों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। क्लियर। अब सेकंड नंबर के बीकर में देखते हैं, ख नंबर के बीकर में, ठीक है। ख नंबर के बीकर में क्या होता है कि मिश्रण में अवयव के कण को वो जो है हम क्या कर सकते हैं, देख या फिर छान सकते हैं। कैसे, देखे फिर छान नहीं सकते इसमें भी, क्योंकि इसमें जो है क्या मिला हुआ है, आपका दूध मिला है, 1-2 बूंद दूध या फिर स्याही मिला हुआ है। अब इसको हम अच्छे से हिलाए, 15-20 मिनट रखे, उसके बाद देख रहे हैं, तो उसके बाद देखते हैं तो वो इसमें क्या होता है कि अवयव को, कण को, तो इसमें भी जो है अवयव जो मिलाए हैं उसके कण को देखा तथा छाना नहीं जा सकता और ना ही कोई कण तली में बैठता है। देखिए इसमें भी जो कोई कण है, जो ये तो पूरा पानी है ना, कोई भी कण तली में बैठा हुआ दिखाई नहीं दे सकता। और इसको भी हम अलग से छान करके मतलब बोलना चाहिए स्याही को, है ना, दूध को या फिर पानी को छान करके अलग अलग पदार्थ, मतलब पदार्थों को जो है अलग अलग अवयव को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि बीकर में एक इस लेजर लाइट से बीकर में जो है, इस दूसरे नंबर के बीकर में हम प्रकाशित करते हैं इस प्रकाश से, तो पथ जो है हल्का हल्का सा दिखाई देता है। मतलब इस पहले बीकर की अपेक्षा इस दूसरे बीकर में जो प्रकाश है वो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का दिखाई देता है। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कलिल या फिर कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मतलब जो पदार्थ है वो बैठता तो नहीं है, लेकिन जो सिर्फ लेजर लाइट का प्रकाश